दोस्तों नमस्कार। कहीं विपक्ष ने यह मुगालता तो नहीं पाल लिया कि आज नहीं तो कल सत्ता मिल ही जाएगी? कहीं विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों को इस बात का एहसास तो नहीं हो चला है कि आज नहीं तो कल वह चुनाव जीत जाएंगे और वह सत्ता में होंगे? कहीं विपक्ष को ऐसा तो नहीं लगने लगा है कि वह जिन मुद्दों को उठाती है, खास तौर से कॉरपोरेट मित्रों को जिस तरीके से कौड़ियों के मोल इस देश की संपत्ति सौंपी गई और जो लूट इस देश के भीतर मची है, वह मुद्दा इस देश में राजनीतिक पटल पर खड़ा हो जाएगा और जनता उन मुद्दों को समझेगी और विपक्ष के साथ खड़ी हो जाएगी? क्या वाकई ऐसा लगता है? या फिर इसके उलट एक ऐसी परिस्थिति इस देश में बनती चली जा रही है जहां पर सिस्टम और कानून दोनों सरकार के हर कार्य को सही ठहराए, इसके लिए कानून इस देश में संसद के भीतर से पास होता चला जा रहा है और विपक्ष सिर्फ टकटकी लगाए देख रहा है। वो जान रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो गलत है। कल तक यह संभव नहीं था, लेकिन आज सब कुछ संभव हो चला है, तो फिर विपक्ष किस मुगालते में है और उसकी मौजूदगी संसद के भीतर या संसद के बाहर क्या मायने रखती है? क्या इस दौर में राजनीतिक सत्ता ने यानी मोदी की सत्ता ने राजनीतिक तिकड़मों के जरिए या फिर राजनीतिक जरूरतों के जरिए कानून पार्लियामेंट के भीतर ऐसे बना लिए जहां पर इस देश में चुनाव के वक्त चुनाव आयोग कोई भी कदम उठाए विपक्ष शिकायत तक नहीं कर सकता है? जो कॉरपोरेट मित्र हैं उनके खिलाफ अगर आपने कुछ भी कह दिया और मौजूदा सरकार ने कहा कि आप जो कह रहे हैं और जो कहना चाहते हैं उससे इस देश की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचेगी, तो आप देश के खिलाफ हैं और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और यह कानून कहीं दूसरी जगह से नहीं, पार्लियामेंट के भीतर से ही पास हो रहा है, तो फिर विपक्ष का मतलब क्या है? तो क्या राजनीतिक तौर पर इस देश में विपक्ष की राजनीति में भयानक अंधेरा है, पॉलिटिकल वैक्यूम है? आज इस सवाल पर गौर करना इसलिए जरूरी है या कहीं ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस दौर में दो बिल जो पार्लियामेंट में आए, एक बिल के जरिए तो मुहर लग गई लोकसभा और राज्यसभा की, दूसरे बिल पर अब सहमति बननी है, बहस मुआइस होनी है, लेकिन उस पर भी मुहर लग जाएगी। और सवाल सबसे बड़ा यह होगा कि जिस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अब सरकार करेगी, उस चुनाव आयुक्त के तमाम कार्यकलाप जो कि चुनाव को कराते वक्त वह निर्णय लेगा, उसको लेकर कोई प्राथमिकी कहीं दर्ज हो नहीं सकती है। यानी किसी भी चुनाव आयुक्त या किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई भी कहीं पर कोई एफआईआर तक करा नहीं सकता है अगर उसे लगता है कि चुनाव आयोग गलत काम कर रहा है तो भी। और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ इस देश के भीतर में अगर कॉरपोरेट घपले घोटाले सरकार की आर्थिक नीतियों के साथ होते हैं और चलते हैं और अगर आपको लगता है कि वह गड़बड़ी हो रही है, जैसा कि हिडेनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी कांड इस देश के सामने आया, अगर यह कानून उस दौर में होता जो अब आने वाले वक्त में हो जाएगा, तो फिर सरकार कह सकती थी कि आप इस देश की इकोनॉमी से खिलवाड़ कर रहे हैं और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हिडेनबर्ग के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती थी। याद कीजिए, गुजरात में दो पत्रकारों ने लिखा था, उनको जेल में डालने की स्थिति में सरकार आ गई। अडानी कांड के बाद उन्हीं पर लिखे गए शब्द उन पत्रकारों पर भारी पड़ने लगे। अगर यह कानून की शक्ल में सामने आ जाएगा तो इसके मतलब मायने क्या है? बहुत सारी परिस्थितियां बहुत साफ तौर पर सीधे तीन बातों को इंगित कर रही है, जिसके बाद क्या हो रहा है इस पर हम आए उससे पहले समझ लीजिए, राजनीतिक तौर पर विपक्ष इतना कमजोर कभी नहीं था। राजनीतिक तौर पर कोई सरकार इस ताकत के साथ अपने तमाम कार्यक्रमों को, पॉलिसीज को, जो भी नीतियां वो अपनाती है, उसको लेकर कानूनी जामा पहनाने की दृष्टिकोण से संसद का सहारा उस दृष्टि से कभी नहीं लेती थी जो मौजूदा वक्त में लिया जा रहा है। और तीसरा सवाल है कि इस देश के भीतर ना तो सवाल पूछ पाने की परिस्थिति में और ना ही किसी को कटघरे में खड़ा कर पाने की स्थिति में अगर विपक्ष भी ना आ पाएगा तो फिर बचेगा क्या?
हमें लगता है कि एक एक पन्ने को एक एक तरीके से खोलिए, और यह खोलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब चुनाव आयुक्तों की जो पैमाना है वह इस देश के जजों के बराबर का है। यानी जजों के बराबर की मान्यता चुनाव आयुक्तों को है। जजों की नियुक्ति सरकार नहीं करती है, वो अभी भी अपने तौर पर कोलेजियम के जरिए होता है, और सरकार लगातार चाहती रही कि जजों की नियुक्ति भी उसके जरिए हो। इसीलिए उन्होंने एक कानून बनाने की राय रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ही उसे नकार दिया था। तो फिर चुनाव आयुक्तों को जजों के बराबर की मान्यता देना और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है, यानी चुनाव का दायित्व निर्वहन करने के दौरान चुनाव आयोग या कोई भी चुनाव आयुक्त कोई भी फैसला लेता है तो उसके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज कहीं नहीं होगी, यानी नो एफआईआर, नो शिकायत। और नियुक्ति चूंकि सरकार के हाथ में है, और यह सवाल बार बार इस देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट से ही गूंजता रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अगर सरकार करेगी तो फिर वह सरकार को कटघरे में कैसे खड़ा कर पाएगा। अगर सरकार कुछ गलत करती है तो एक कदम और आगे इस विधेयक के जरिए सरकार बढ़ गई, जहां पर उसने कहा अब वो अपने काम के दौरान गलत करे, सही करे, आप कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करा सकते हैं। एक क्षण के लिए सोचिए, बीते 5 चुनाव जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, पिछली बार भी इन 5 राज्यों के चुनाव हुए थे। इन 5 राज्यों में जितना पैसा कैश का पिछले चुनाव में पकड़ा गया था, इस बार दुगने से ज्यादा पकड़ा गया। लेकिन फिर भी आप कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं। अभी तक तो शिकायत करने पहुंच रहे थे, नेताओं की शिकायत होती थी, दलों पर शिकायत होती थी, हेट स्पीच को लेकर शिकायत थी, जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे थे उसको लेकर शिकायत थी। इलेक्शन कमीशन सहमति भरे मौन के साथ हमेशा खड़ा रहा। और अगला सवाल कोई भी पूछ सकता है, तो इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कहीं पर अगर रिपोर्ट दाखिल करनी हो तो हम कहां करेंगे? आप कहीं नहीं कर सकते हैं। और जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी, कल तक इस बात का जिक्र होता था कि कैसे होगी, या सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था की थी कि प्रधानमंत्री रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, अपोजिशन के लीडर रहेंगे। बहुत साफ तौर पे नजर आने लगा कि अगर चीफ जस्टिस जिस तरह बैलेंस करेंगे, वही उसी के हिसाब से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होंगे, जिस व्यक्ति के नाम पर मुहर लगेगी वही चुनाव आयुक्त होगा, या फिर वो अपोजिशन के साथ खड़े हो जाएंगे तो वही चुनाव आयुक्त होगा। लेकिन सरकार ने जो नया बिल लाया, उसमें जो चीजें रखी, उसमें प्रधानमंत्री, अपोजिशन का लीडर और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई कैबिनेट मिनिस्टर होगा, यानी मोदी सरकार का ही कोई मंत्री होगा। 2-1 पहले ही हो गया, फैसला तुरंत आ गया। विपक्ष के नेता का कोई मतलब नहीं है किसी भी नियुक्ति को लेकर। 2-1 के हिसाब से चीजें चलती रहेगी, नियुक्ति होती चली जाएगी, और नियुक्ति के बाद वो सरकार के अनुकूल काम ना करे तो क्या करे? विपक्ष के अनुकूल करे, संभव ही नहीं है। आप कहेंगे आप पक्ष और विपक्ष क्यों देख रहे हैं? तो पक्ष और विपक्ष को अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसे सत्ता और विपक्ष के दायरे में क्यों रखा जाए? नहीं रखते हैं। तो ऐसे में इसी चुनाव के बीच में लगभग 97 शिकायतें क्यों पहुंची चुनाव आयोग के पास, जो कि चुनाव आयोग के जो कार्यक्रम जिस रूप में वह निर्देशित कर रहा था उसको लेकर उंगली उठाई गई। वो ईवीएम का मसला हो, वह वोटिंग के दौरान का मसला हो, वो पकड़े जा रहे कैश का मसला हो, वो भाषणों का जिक्र हो, वह किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन का मसला हो, किसी जिले में कलेक्टर द्वारा सत्ता के अनुकूल की जा रही कार्रवाई क्यों ना हो। 97 शिकायतों का मतलब है कि अब सवाल है कि ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती है। इसके आगे दूसरा कदम निकल कर आता है इस देश के भीतर में। अब सरकार ये पहली बार इस देश में जो आपराधिक कानूनों में संशोधन के साथ कल ही पार्लियामेंट में रखा गया, उसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया कि अब आर्थिक गड़बड़ियां जो होती हैं उसको हम टेरर एक्ट के तहत ट्रीट करेंगे, यानी आतंकवाद को लेकर जिन कानूनों को लागू किया जाता है, आर्थिक तौर पर कोई इस देश को अगर क्षति पहुंचाता है तो उसके खिलाफ टेरर एक्ट का कार्रवाई होगी।
अगर कोई शख्स भारत की आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा को खतरा पैदा करता है तो उसे आतंकवादी कानून माना जाएगा। एक क्षण के लिए सोचिए आप, पहले दिन जब हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई अडानीज को लेकर, उस वक्त पहली प्रतिक्रिया अडानीज की क्या थी? उनका बहुत साफ कहना था वो इस देश के विकास में लगे हैं और इस देश के विकास और इस देश को खड़ा करने में जितनी जद्दोजहद वो कर रहे हैं उसमें बाहर की ताकतें नहीं चाहती है कि भारत इतना मजबूत हो और इसीलिए यह कार्रवाई भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए की गई है। यानी एक क्षण के लिए यह कानून अगर उस वक्त मौजूद होता तो क्या हिडेनबर्ग की रिपोर्ट और क्या उस दौर में तमाम रिपोर्ट्स जो एक के बाद एक आती चली गई और तक वो रिपोर्ट निकल कर आई, वो सारी रिपोर्ट कोई मान्य नहीं रखती और कहा जाता ये सभी खिलाफ है। अगला सवाल यह भी हो सकता है उस दौर में तो आप रिपोर्टिंग कर सकते थे कि जो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट है, जो इस दौर में जो सेबी पर जो आरोप लगे, उस दौर में जो एलआईसी और एसबीआई जो पैसा लगा रही थी उसको लेकर सवाल होगा, या फिर इस दौर में जो वैल्यूशन हो रहा था शेयर मार्केट में और 12 लाख करोड़ के करीब जो डूब गया, निवेशकों को लेकर जो सवाल थे, वो सवाल अगर अडानी ग्रुप के ऊपर उस दौर में कहे जा रहे थे तो क्या अब कहे जा सकते होंगे? इसका जवाब बहुत साफ तौर पर नहीं है। कल तक उन सवालों को उठाया जा सकता था, अब इन सवालों को उठा पाने की स्थिति में नहीं होंगे जब यह पार्लियामेंट में पास हो जाएगा। तो क्या इस कॉरपोरेट लूट को लेकर इस दौर में रिपोर्टिंग भी बंद हो जाएगी? क्योंकि जब इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि देश की आर्थिक सुरक्षा, मौद्रिक स्थिरता पर अगर सरकार को लगता है कि हमला हो रहा है, और ध्यान दीजिए अडानी कांड के वक्त सरकार का रुख और अडानी ग्रुप का रुख यही था कि इस देश की इकोनॉमी के साथ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें लगातार खिलवाड़ कर रही है और उसी आधार पर सरकार ने अपना पक्ष रखा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे उस रूप में नहीं देखा, उसने दूसरे तरीके से सेबी को लेकर जांच का जिक्र हुआ कि सेबी खुद जांच करे, सेबी की जांच हो। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने पल्ला झाड़ा और बात को रफा दफा करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन यह सारी परिस्थितियां भी नहीं आ पाएंगी। क्यों? क्योंकि अब ये टेरर एक्ट के तहत यानी आतंकवादी कानून के तहत कार्रवाई होगी। और इतना ही नहीं, इस देश के सरकारी कर्मचारी जो हैं उनके जरिए भी कुछ गलत काम हो रहा है तो उसमें भी आप आवाज उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो संशोधन किया गया है उसमें एक चीज देखिए, उसमें 113 यानी 113 धारा जो है उसके तहत बहुत साफ तौर पर भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 अपडेट जो रखा गया उसमें 113 में जो संशोधन सामने निकल कर आया है वो अलग अलग है। 1131 कहता है अगर कोई व्यक्ति ऐसी मंशा हरकत जिससे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को नुकसान हो और साथ ही उसके साथ मसला है आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा को खतरा पैदा हो, तो उसको फिर माना जाएगा कि अब आतंकवादी कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 113(5) वो कहता है अगर कोई शख्स देश की रक्षा परिसंपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। इस दौर में अगर ध्यान दीजिएगा तो बड़े तौर पे आरोप विपक्ष लगातार लगाता रहा कि आप कौड़ियों के मोल इस देश की संपत्ति को कॉरपोरेट के हवाले क्यों कर रहे हैं, और कॉरपोरेट का नेटवर्थ बढ़ता चला जा रहा है लेकिन इस देश की जीडीपी नीचे जा रही है। यह सवाल लगातार उठा, लेकिन क्या इसके बाद उठ पाएगा? 113(b) अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठे या पब्लिक फंक्शनरी पर हमला करता है, इस हमले का मतलब यह नहीं है कि शारीरिक तौर पर हमला करना, यह हमला इंटेलेक्चुअली भी है, यह हमला मुद्दों को लेकर भी है, किसी इशू को लेकर भी है। और अब आर्थिक सुरक्षा शब्द भी जब टेरर एक्ट में आ गया तो बहुत साफ तौर पर है कि आप ये कार्रवाई अब नहीं कर सकते हैं और इसमें सरकार तय करेगी कि सामने वाले की नीयत क्या थी। और अगर सरकार के करीबी है तो फिर सरकार क्या तय करेगी, अब यह भी किसी से छुपा नहीं है। दो सवाल, विपक्ष कहां पर है, इस देश की राजनीतिक दल कहां पर है जो सोचते हैं कि वो सत्ता में आ जाएंगे। कानूनी जामा सरकार अपने जरिए किए जा रहे हर कार्य को सही ठहराने के लिए
लगातार करती चली जा रही है और विपक्ष यह लगातार सोच रहा है कि इस चुनाव में नहीं, अगले चुनाव में, इस बार पार्लियामेंट के भीतर नहीं, अगले पार्लियामेंट में। और ध्यान दीजिए, राजनीतिक दलों के भीतर की जो शून्यता है वो संभली नहीं है। यह तो तब भी नहीं संभली थी जब पहला केस राफेल का आया था, सरकार पर कमीशन का आरोप लगा था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और आखिरी दौर में अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि इस देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला, इसलिए हम कीमत नहीं बताएंगे। कीमत नहीं बताई गई। पार्लियामेंट के भीतर विपक्षी राजनीतिक दलों की क्या अपने तौर पर कोई मान्यता आपको नजर आती है? आप कहेंगे उनकी तादाद बहुत कम है। सवाल तादाद का नहीं है, सवाल है कि एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी के तौर पर पार्लियामेंट की मौजूदगी डेमोक्रेसी के मंदिर के तौर पर है। वहां पर जब आप चीजों को नहीं रख पाते और इस देश के भीतर जनता के साथ संवाद बना पाने की स्थिति में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, तो मतलब बहुत साफ है कि जनता राजनीतिक प्लेयर नहीं होती है। राजनीतिक प्लेयर तो राजनीतिक दल ही होते हैं। और जिस देश के भीतर में चुनाव को लोकतंत्र का पहला पायदान और सबसे बड़ा पायदान, सबसे महत्वपूर्ण पायदान माना जाता हो, और उस चुनाव को लेकर ही चुनाव आयोग अगर गड़बड़ी सरकार के साथ मिलकर कर रहा है और उसका आरोप विपक्ष लगा रहा है और अब आने वाले वक्त में वो आरोप भी नहीं लगा पाएगा, तो फिर बची चीजें क्या? उस विपक्ष की राजनीति के होने या ना होने की मतलब क्या है? यह दरअसल इतना बड़ा वैक्यूम है जो सिर्फ इस दौर में नजर नहीं आया। याद कीजिए जासूसी कांड में जब पेगासस का मसला था, उसमें तो राहुल गांधी तक की जासूसी हो रही थी, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के भीतर जासूसी हो रही थी। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बचा था? उसमें जर्नलिस्टों की जासूसी हो रही थी, समाज सेविकों की हो रही थी, बहुत सारे नेताओं की हो रही थी। वह भी मसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, आप खाली हमें यह बताइए कि इस इक्विपमेंट को यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमने जो विशेषज्ञों की टीम से रिपोर्ट मांगी उसमें यह कह तो रहे हैं, लेकिन इस इक्विपमेंट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जवाब क्या था? अटॉर्नी जनरल का जवाब बहुत साफ था सरकार की तरफ से, यह नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, नहीं बताएंगे। नहीं बताया गया। फिर उस राजनीति का क्या मतलब है जो इस देश के भीतर में लोकतंत्र है, यह बताने के लिए चुनावी मैदान में जाती है। चुनावी मैदान में जब मात मिल जाती है तो उसके बाद वह सवाल अपने तौर पर इसलिए खड़ा करती है क्योंकि वह चाहती है कि यह सिस्टम चलता रहे, और यह सिस्टम और कानून दोनों सरकार अपने अनुकूल बना चुकी है। तो ऐसे में यह सवाल कल को कोई भी खड़ा कर सकता है, हमें वहां जीतना था तो आपको यहां जिता देते हैं, अच्छा हम यहां जीत गए तो चलिए हम आपको वहां जिता देते हैं, लगेगा जैसे डेमोक्रेसी चल रही है। तो क्या इस दौर में पॉलिटिकल सिस्टम जो पूरा हमारा था, उसको इस राजनीतिक सत्ता ने बड़े हुनरमंद तरीके से अपने अनुकूल इस तरीके से किया कि विपक्ष के गले की फांस ही यह डेमोक्रेसी बन गई, और उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसकी मौजूदगी क्या हो। क्योंकि राजनीतिक दलों के भीतर अब अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा, तेलंगाना से कौन राज्यसभा में जाए, कांग्रेसियों के भीतर इसको लेकर होड़ मचेगी, और यही हो रहा है। कौन जाएगा राज्यसभा में, किसको कहां से टिकट मिलेगी, कौन सा चुनाव किस रूप में लड़ा जाएगा, वहां कौन नेता, किसका चेहरा सामने होगा, यही बात तो हो रही है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर यह सारी चीजें पहले क्यों नहीं थी? क्या पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था कि संसद ही सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ताकतवर है, और संसद को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता है? क्या यह पहले नहीं लिखा था? लिखा होगा, तो पहले इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन चेक एंड बैलेंस की दिशा में जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत साफ तौर पर कहता है कि ऐसा ना लगे कि कोई तानाशाह हो गया, इसीलिए चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस के जरिए की जाती है। लेकिन एक झटके में वो चेक एंड बैलेंस आपने डिस्टर्ब किया, और उसके बाद भी समूचे के समूचे विपक्ष के राजनीतिक दलों के भीतर सिर्फ चंद शब्द हैं कि हमने विरोध कर दिया, पार्लियामेंट के भीतर कर दिया, बाहर निकले तो कैमरे के सामने खड़े होकर कह दिया। वो ये बात को भूल गए कि इस देश में कितने लोगों की प्रतिनिधित्व वो अपने तौर पर करते हैं। बीजेपी को तो 37% वोट मिले थे, बाकी 63% वोट बीजेपी को नहीं मिले थे।
उसमें से बहुत सारे लोग वोट देने घर से भी ना निकले हों, लेकिन वह वोट बीजेपी के हक में थे, यह भी कोई नहीं कह सकता है। तो उनकी नुमाइंदगी इस दौर में कौन कर रहा है? और ये सारे सवाल रोजगार से जुड़ जाते हैं, ये सारे सवाल इस देश की महंगाई से जुड़ जाते हैं, ये सारे सवाल इस देश की इकोनॉमी से जुड़ जाते हैं, और यही सारे सवाल कॉरपोरेट की लूट से जुड़ते हैं। यही सवाल इस देश की डेमोक्रेसी में इलेक्शन प्रोसेस से जुड़ जाते हैं। तो जारे सारे सवाल जब जुड़ रहे हैं तो विपक्ष की राजनीति कहां पर है? और उसकी गैर मौजूदगी में अगर पार्लियामेंट के भीतर कानून के जामा हर चीज को पहनाया जा रहा है, तो फिर इसके बाद क्या बचेगा? क्या सारे रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं? क्योंकि इन दो कानूनों के जरिए दो बातें तो बहुत साफ हो गई। इलेक्शन कमीशन को लेकर अब कोई आवाज उठा नहीं सकता है। कोई यह भी नहीं कह सकता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, इसकी नियुक्ति सरकार ने की है, तो यह सरकार की तमाम सुविधाओं को देखकर चुनाव की तारीखों को तय करते हैं, या फिर कहां पर कौन सी परिस्थिति होगी, किस स्टेट में जब नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद किस जिले का कौन सा कलेक्टर, कौन सा एसपी काम करेगा, वह भी केंद्र में बैठी हुई सरकार के लिए काम करते हुए इलेक्शन कमीशन कर रहा है काम, नहीं कर सकते हैं। कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी और बाद में भी नहीं होगी। यह परिस्थिति इस दौर में आकर खड़ी हो चली है। और दूसरी तरफ जो लूट का सिलसिला है, उस पर तो मुहर लग गई। अब आप कैसे करेंगे और क्या कहेंगे? जब वो सूचनाएं ही बाहर नहीं आएंगी, तो फिर पॉलिटिकल इशू भी कैसे खड़े होंगे? पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी मौजूदगी सिर्फ तत्काल देख रही है, देश में आने वाले वक्त की परिस्थितियों को कोई नहीं देख रहा है। और यह सबसे बड़ी मुसीबत मौजूदा वक्त में उस विपक्ष को लेकर है। यहां सत्ता तो बहुत ट्रांसपेरेंट है, मोदी सरकार की ट्रांसपेरेंसी पर अब कोई शक किसी को होना नहीं चाहिए। चाहे वह दिल्ली की केजरीवाल सरकार के में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का निर्णय पार्लियामेंट के भीतर कैसे लिया गया और इस बात का एहसास कराया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, पहले भी लिखा था। परिभाषाएं जब गढ़नी शुरू होती हैं तो इसमें राजनीतिक दलों की भागीदारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पॉलिटिकल प्लेयर वही होते हैं। और जब एक एक चीज कर सूचनाएं आनी ही बंद हो जाएंगी तो राजनीतिक दलों के पास कौन से मुद्दे रहेंगे और उनको भी मीडिया क्यों दिखाए, यह भी सवाल होगा। क्योंकि उन्होंने अपनी लड़ाई अपनी सुविधा के लिए या अपने सुविधाओं को लगातार उपभोग करते रहने के लिए कहीं कोई समझौता तो नहीं कर लिया। ऐसी बड़ी तादाद है, बड़ी कतार है, वो रीजनल फोर्सेस हों या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जो खुद को मानते हैं वो ही क्यों ना हो। आखिर का सवाल सबसे बड़ा यही है कि पार्लियामेंट है, लेकिन उस पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष गायब है। देश के भीतर कानून है, लेकिन उस कानून के ऊपर भी कई कानून लगातार बनते चले जा रहे हैं। तो कौन सा कानून टूटता है और टूटने के बाद अगर आपके भीतर कोई सवाल हो तो सामने दूसरा कानून आकर खड़ा हो जाएगा जो कहेगा इस टूटे हुए कानून का टूटना ही कानून था। तब आप क्या करेंगे? सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।